तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट में। मैं आज एक टॉपिक ला रहा हूं मैथमेटिक्स का, जो 1 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का होगा। बड़ा ही शानदार सा सेशन होगा ये, और मैं इस सेशन में आपको 1 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में फुल डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। और वादा करता हूं आपसे कि अगर आप 15 मिनट का या 20 मिनट का ये वीडियोस लगातार देखते हैं तो आप ये चर वाले, है ना, 2 चर वाले या 1 चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड जितनी भी आपकी डाउट्स है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ, तो इस चैप्टर्स में मेन बात क्या है, फर्स्ट ऑफ पॉइंट क्या है, पहला क्या है आपको कि सबसे पहले ना आपको इस चैप्टर में चर राशि के बारे में समझना होगा, है कि चर राशि क्या होता है। सबसे पहला हमारा ये जानना होगा कि चर राशि क्या है। चर राशि कहने का मतलब होता है, इन इंग्लिश इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। हाँ, तो आपको समझना होगा कि वेरिएबल क्या है ना। चर राशि कहते किसको हैं आखिर, तो चर राशि का मतलब क्या होता है। चर राशि का मतलब क्या है कि वैसा राशि जिसका मान, वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। तो ये वाला जो राशि होगा वो कहलाएगा क्या, चर राशि। वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है वो चर राशि कहलाएगा ना। वेरिएबल दैट मीन्स वैल्यू इज ऑलवेज चेंज, ये हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे आपने बहुत सारा मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आप कभी कभी लाए होंगे x इज इक्वल टू 1। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, आपने कभी x इज इक्वल टू 2 भी लाया होगा, x इज इक्वल टू 3 भी लाया होगा, 4 भी लाया होगा। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू जो है बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हर बार। मतलब x का कोई एक पॉइंट हम लोग फिक्स कर ना सकते हैं कि x का वैल्यू 4 ही होगा, ऐसा करना गलत है। तो चर राशि इसी को कहेंगे हम लोग। हाँ, तो x हो गया, y हो गया, z हो गया, इन सारे का वैल्यू जो है फिक्स नहीं होगा। ABCD का कोई भी लेटर्स अगर हो और उसका वैल्यू हमको निकालना है तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इसका मान बदलते रहेगा, यानी ज्यादातर यूज होने वाला जो लेटर्स है वो x y z है। वैसे तो कोई भी ABCD का कोई भी अल्फाबेट यूज करके हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। दूसरी बातें क्या है, यहाँ पे अचर राशि है। तो अचर राशि क्या मतलब है भाई इसका, अचर राशि को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट का क्या मतलब है, कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट दैट मीन्स वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स। हाँ, इसका जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब कि वैसा राशि जिसका मान हमेशा क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, नहीं यानी कि हमेशा स्थिर होता है। यानी कि जो वैल्यू हम लोग एक बार रिप्रेजेंट कर दिए तो वो वही वैल्यू होगा। जैसे हम लोग लिखें यहाँ पे 8, 9, 100, 99, तो कोई भी नंबर हो, सारा जो डिजिट होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है ना, अचर राशि क्या है। तीसरी बातें क्या है, तीसरी बातें हमें इसमें क्या समझना है, तीसरी बातें इसमें हमें समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है भाई। बीजीय व्यंजक है ना, बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक क्या है, तीसरा पॉइंट आता है ये बीजीय व्यंजक आपको समझना है। तो इसके पहले भी आपने पहले के चैप्टर में देखा होगा कहीं बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब होता है ये अलजेब्रिक टर्म है ना। ये कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा चर राशि और अचर राशि की मदद से। हाँ, चर राशि और अचर राशि की सहायता से अगर हम लोग कोई भी, है ना, कोई भी अगर वैल्यू लिखते हैं जिसमें चर राशि हो और अचर राशि हो, है ना, और उसमें मैथमेटिकल चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे एक चर राशि मैंने यहाँ पे लिखा x और इसमें दूसरा चर राशि लगाया y,
हाँ, कोई और डिजिट लगा दिया 9, तो ये क्या कहला गया हमारा बीजीय व्यंजक, यही बीजीय व्यंजक है। डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे बीजीय व्यंजक का, चर राशि और अचर राशि की सहायता से, हाँ, चर राशि और अचर राशि की सहायता से कोई ऐसा टर्म, कोई ऐसा पद है ना जो मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ यूज करके व्यक्त करते हैं हम लोग, वो टर्म हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक। यानी कहने का मतलब है कि चर राशि, जब चर राशि और अचर राशि को, जब चर राशि और अचर राशि को गणितीय चिन्ह के साथ, गणितीय चिन्ह के साथ प्लस माइनस है ना, डिवाइड इनटू, ये चीज है, गणितीय चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, तब वो हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक, है ना। तो बीजीय व्यंजक हम लोग समझ लिए, बीजीय व्यंजक का यही मतलब है, कोई भी चर राशि, जैसे मैंने लिखा x + 9 बीजीय व्यंजक है ये, मैंने लिखा 3x बीजीय व्यंजक है ये, कोई भी वैल्यू लिख दी है, अगर इसमें 9 जोड़ दिए तो भी बीजीय व्यंजक। क्यों भाई, क्योंकि इसमें चर राशि है, अचर राशि है, ये भी देखो अचर राशि है, और ये जो है मैथमेटिकल साइन के साथ ऐड है, तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम लोग इसके बाद बढ़ते हैं, और हमारा जो आगे का चीज होगा ना वो है समीकरण, है ना। समीकरण क्या कहता है भाई, समीकरण का क्या मतलब होता है, आज तक समीकरण नाम तो हम लोग बहुत सुनते हैं समीकरण, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे आप किसी को क्या समझा पाइएगा, समीकरण क्या है, कोई आपसे पूछा तो समीकरण कहने का क्या मतलब होता है, समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण का मतलब होता है ना कि दो लोगों के बीच जब हम लोग तुलना करते हैं, है ना, कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन करने के लिए जो टर्म्स लिखेंगे वो हमारा कहलाएगा समीकरण। हाँ, जैसे मैंने कोई भी बीजीय व्यंजक, दो अलग अलग बीजीय व्यंजक को लेते हैं, जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिखा x + 9, एक और हमारा बीजीय व्यंजक है 6x + 12, और इन दोनों के बीच अगर ऐसा साइन लगा दिया जाए तो ये हमारा कहलाता है समीकरण, ये समीकरण बन गया। यानी समीकरण का डेफिनेशन आप कैसे देंगे, समीकरण का डेफिनेशन आप कैसे देंगे, जब किसी चर राशि और अचर राशि को किसी और चर राशि या अचर राशि के साथ बराबर कर देते हैं, हाँ, क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तब वो क्या कहलाता है, समीकरण। डेफिनेशन आपको लिख लेना होगा कि जब चर राशि और अचर राशि किसी अन्य या किसी दूसरे चर राशि या अचर राशि के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, तब वो हमारा कहलाता है समीकरण, है ना। और अब हम लोग इसी तरह से पहुंचते हैं अपना टॉपिक जो हमारा कहलाता है ना, दो चर या एक चर वाले रैखिक समीकरण। पहले तो मैंने समीकरण लिखा, अब आपको बताते हैं हम टाइप्स ऑफ समीकरण। नहीं, समीकरण का बहुत सारा टाइप्स है ना, समीकरण बहुत प्रकार का होता है, एक दो प्रकार का नहीं होता है, बहुत प्रकार का होता है। उसी में से एक जो हमारा समीकरण है वो है रैखिक समीकरण। क्या है, रैखिक समीकरण, है ना, यही आपको इसी पे गौर करना है। तो रैखिक समीकरण को जहां तक हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं हम लोग, हाँ, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या कितना हो, चर राशि, वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात, हाँ, कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चर राशि का अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर, ये भी ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। डेफिनेशन कैसे बोलोगे आप, वैसा समीकरण, है तो पुराना आदत है कि हम लोग वैसा लगाते ही हैं, तो वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 1 हो, तो वो कहलाता है हमारा क्या, रैखिक समीकरण ना। यानी कि दैट इक्वेशन हैज 1 पावर, है ना, मैक्सिमम 1 पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। बड़ा ही आसान बात है, जैसे मैंने लिखा x, ये देखो खाली x लिखा और x = 9 लिखा, हो गया ये रैखिक समीकरण। इक्वेशन है तो बराबर का निशान होना ही पड़ेगा, और रैखिक समीकरण है तो x के पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, पावर वैसे 1 को दिखाते नहीं है, तो ये x = 9 हो गया। अगर कहीं लिखा हुआ है x² = 16, x² क्या है, 16 है, तो यहाँ पे चर राशि का जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है ना। तो अधिकतम घात जब 2 हो तब ये जो है हमारा रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, है ना। रैखिक समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए, चर राशि का जो पावर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। वैसे मैं ये इक्वेशन जो लिखा हूं ना, ये लीनियर इक्वेशन भी बन सकता है। कैसे, अगर a² को हटा दिया जाए तो ये रूट में आ जाएगा, सिंपल बात है। तो x = 4,
तो अब आप फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। हाँ, मानते हैं कि कहीं क्वेश्चन लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आपसे पूछा कि बताइए कैसा समीकरण है, आपने फट से देखा दू है, इसका मतलब है रैखिक समीकरण नहीं है, इसका मतलब ये कोई और समीकरण होगा ना, तो ऐसा नहीं है, आपको देख लेना है। यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, रूट में आ गया, 4 निकल गया, इक्वल टू हो जाएगा ना, तो यही एक्स इज इक्वल टू 4 है, इसका कहने का यही मतलब है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, और अगर ऐसे ना करें और ये इस तरह का होगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, द्विघात समीकरण कह सकते हैं, है ना बात। तो ये रैखिक समीकरण आप समझ गए। अब आपका अगला टॉपिक क्या है हमारा, डेफिनेशन के साथ आपको लिख लेना है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको याद रखना है ना। हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है भाई, दिखता कैसा है ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या मतलब होता है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, मतलब ये व्यापक रूप है, ये दिखता ऐसा है, ए एक्स प्लस बी बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, लीनियर इक्वेशन का जो व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है, वो होता है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या, 0। यानी कोई भी हम लोग समीकरण लिखे, जैसे ये देखो एक्स इज इक्वल टू 9 लिखे हैं ना हम, तो एक्स इज इक्वल टू 9 जो है ना वो लीनियर इक्वेशन के टाइप का है। देखो इसके जैसा इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स वाला टर्म लिख दिए हम, 9 को इस साइड ले आएंगे माइनस में, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 बन गया ना इस टाइप का। तो आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ए एक्स प्लस बी के जैसा आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ए और बी का मान भी पता कर सकते हैं। एक्स के बगल में यहाँ क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब है ए का मान कितना है, 1 है, और यहाँ बी के जगह पे क्या है, -9 है, तो आप कह सकते हैं कि बी का वैल्यू माइनस में 9 भी है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया, है ना। आगे हम आपको इसी में दिखाने वाले हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा ये है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, है ना। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, है ना जी। यही हमारा टॉपिक है, यही हमको पढ़ना है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब हो गया क्या, कि लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, है ना। इसका क्या मतलब है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे चर राशि की संख्या केवल और केवल एक होना चाहिए। मतलब मैंने अगर लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 ना, तो ये रैखिक समीकरण तो होगा, क्यों भाई, क्योंकि दोनों का पावर 1 है। लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ए बी सी डी की संख्या क्या गो आ रहा है, 2 गो आ रहा है ना। तो 2 गो आ रहा है तो इसका नाम दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। और जब ए गो ए बी सी डी का लेटर आएगा तो इसको हम लोग एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू 9, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा, है ना। और एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। हाँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है, नोट्स याद रखना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है ऑलवेज। एक हल को हम लोग अद्वितीय भी कहते हैं, ये सारा आपको नोट करना होगा, है ना। क्या नोट करना होगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का कैसा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। और वो हल हम लोग कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन क्या a, ये फार्मूला है ना, जिसके मदद से आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें a का मान कौन होगा, 5, मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे, और b का मान क्या है, 6 है। a का मान 5, b का मान 6, तो x बराबर हम लोग डायरेक्ट निकाल देंगे माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है b, तो b कौन है यहाँ पे 6 हो गया, और a कौन है यहाँ पे 5 है, तो 6/5 आंसर हो गया, नहीं तो यहाँ पे माइनस 6/5 हो गया। इसी तरह से हम एक लास्ट टॉपिक बताने वाले हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे दो चर राशि होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, c। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे ABCD के कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स हैं ना, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। इसका जो व्यापक रूप होता है आपको ये ध्यान रखना है, कौन सा रूप है, व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपको बड़ा ही
इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 जो होगा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होंगे ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। तो इस तरह का जो इक्वेशन मैंने लिखा है यहां से आप ए बी सी का मान निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? x प्लस वाई 6 को इधर लाओ तो माइनस में 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। x के बगल में क्या है 1 है तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, y के बगल में क्या है 1 है तो b इज इक्वल टू भी 1 हो गया, और यहाँ पे जो नंबर दिख रहा है वो c का वैल्यू हो गया है ना, तो c का वैल्यू क्या हो गया माइनस में 6। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। अब आपको इस थ्योरेटिकल क्लास से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा ही मदद होगा। हाँ, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में और इसका कुछ क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, है ना, ध्यान से और समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।